Hello dear friends, you are welcome in Arc Institute. I am Dr. R.K. Saini and today I am going to discuss covalent bond and structure writing of subcovalent compounds. First we define covalent bond. तो सुनो दोस्तों, a bond which formed by the equal sharing of electron is known as covalent bond. For example, element A and B share one electron, then it is known as single bond. Or we can say when one electron pair situated between the nucleus of bonded atom, then it is known as single bond. और इस इलेक्ट्रॉन पेयर पर इस ए का राइट भी रहेगा और बी का राइट भी, क्योंकि इसकी न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव। तो आप ऐसे बोलेंगे सिंगल बॉन्ड जैसे लिख देते हैं ना, तो इस पर राइट इसका भी दोनों में काउंट करोगे सिंगल बॉन्ड। जैसे आप बोलते हो H2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग कर लिया था, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। यदि दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना है, जैसे ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, दो इलेक्ट्रॉन का साहब आपने शेयरिंग करा दिया तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जैसे नाइट्रोजन बनती है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ऑक्टेट कंप्लीट करना है, आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, बिकॉज ओनली 4 ऑर्बिटल्स आर देयर इन आउटर मोस्ट शेल, एक ऑर्बिटल 2s का और 3 ऑर्बिटल pk, एंड हेंस दे कैन नॉट एक्सपांड देयर ऑक्टेट। However, when element belong to third or higher period element, then they can be expand their octet because they contain empty d orbital in their outermost shell. However, when they expand their octet or they use their d orbital during the bond formation, then it is necessary these more diffuse d orbitals comes toward the nucleus, by which they make strong bond by effective overlapping, and for this purpose central atom carry positive charge. It means it combined with more electronegative element. बताया था आपको, like as fluorine and oxygen are good element for this purpose. तो आज मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड की डिफाइन किया, ये डेफिनेशन थी। इक्वल शेयरिंग से आप कुछ कंपाउंडों की फॉर्मूला राइटिंग बताऊंगा आपको, ठीक है, स्ट्रक्चर राइटिंग। तो स्ट्रक्चर में मैंने आपको वही लुईस डॉट स्ट्रक्चर जैसे बनाई थी उसी के जैसी बात बताऊंगा, बस वहां पर ये ध्यान रखना था कि आपको अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट लिखनी है। यदि स्पीशीज ऑक्टेट इनकम्प्लीट रखती है तब भी एक्सेप्शन, लाइक एच BF3 बताया था। यदि ऑक्टेट का एक्सपेंशन होता है तब भी एक्सेप्शन, लाइक एच PCl5। और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तब भी एक्सेप्शन ऑक्टेट का, जैसे NO बताया था 6 11 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में। तो यहां पर मैं आपको जर्नल स्ट्रक्चर कैसे लिखी जाती है कोवेलेंट कंपाउंडों की वो बताऊंगा। इसमें ये मेरे पास हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि साहब ऑक्टेट का कोडिंग ही करूं। हाँ, सेकंड पीरियड एलिमेंट को ऑक्टेट ध्यान रखना है, बाकी का आप एक्सपेंड कर सकते हो क्योंकि उनके पास में एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं। तो देखो आज आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में वही 2-3 लाइन बोलूंगा जनरल स्ट्रक्चर में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसी में जैसा स्केलेटन बनाएंगे। सबसे पहले वी राइट स्केलेटन। इसके लिए पता है क्या खास बात है, इसके लिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पॉलीवैलेंट एटम। ध्यान से सुनो, जर्नल लाइन बोल रहा हूं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉलीवैलेंट एटम occupy central position and more electronegative element are surrounded the less electronegative element। पहली लाइन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को बीच में रखेंगे और उसके सराउंडिंग्स में क्या रख देंगे आप, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दी थी उस दिन, आप ध्यान से देखा करो वीडियो को और 4-5 एलिमेंट की याद रखें। जैसे मुझे देखो इधर ध्यान से, जैसे मुझे H2SO4 की स्ट्रक्चर लिखनी है, आज मैं आपको 20 कंपाउंड की स्ट्रक्चर लिखना सिखाऊंगा, 20 काउंट कर लेना। और इसको करने के बाद जहां तक मैं सोचता हूं आपको ऐसा कोई कोवेलेंट कंपाउंड नहीं हो सकता जिसकी आप स्ट्रक्चर लिख नहीं सकते। देखना लेकिन वीडियो को पूरा, ठीक है। तो आज मैं आपको 20 कंपाउंड की कोवेलेंट कंपाउंडों की स्ट्रक्चर बताऊंगा, जैसे H2SO4। फर्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट स्केलेटन और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और पॉलीवैलेंट। हाइड्रोजन तो पॉलीवैलेंट होता ही नहीं, एक ही वैलेंसी होती है, उसका रखो बीच में। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रखो साहब आप उसके चारों ओर। और दूसरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से इस हाइड्रोजन के बारे में सुन लो, इसके पास क्या है, सबसे छोटा तो ये एटम है, S में एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ध्यान रखना। अभी आप पढ़ोगे जब मैं आपको ओवरलैपिंग सिखाऊंगा कि एक्चुअल में बॉन्ड बनने के लिए, स्टेबल बॉन्ड बनने के लिए कंपेरेबल एनर्जी का होना जरूरी है ऑर्बिटल्स की। तो हाइड्रोजन स्मॉलर है तो कोशिश करना कि हाइड्रोजन को स्मॉलर एटम के साथ बॉन्ड बनाया जाए, इसके ऑर्बिटल की स्मॉलर जो ऑर्बिटल के
ऑर्बिटल है साइज का, उसके साथ ओवरलैप कराया जाए। कोशिश ये करना, कभी नहीं होगा तो मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो इसको, तो मैं यहाँ पर क्या किया, स्केलेटन प्रिपेयर किया, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना दूंगा। करना कुछ नहीं है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन का लिए था, बॉन्ड बना दिया। इसके साथ भी एक एक बॉन्ड बना दो। देखो ऑक्टेट कंप्लीट चेक करते जाओ, यहाँ भी ऐसा ही करो। इसके साथ भी एक एक, सल्फर के साथ तो ये बॉन्ड बन गया और इसका ऑक्टेट ऑक्सीजन का कंप्लीट भी हो गया। यहाँ पर आप डबल बॉन्ड बनाओ, बना सकते हो, क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो? 6। देखो इधर, इसके 6, एक पेयर एक ऑक्सीजन के 6। आप चेक करो, तो इधर हाइड्रोजन का बन गया, इधर इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट, इससे ज्यादा नहीं करना था। इसी तरह से इसका भी हो गया और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट हो गया। ये जो सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं, जिसका एक पेयर है, तो ये ठीक है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट हुआ। चेक करिए आप, 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी। और ये जो आपके पास में सल्फर थी, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? अब आप ध्यान से देख के, 2 4 6 8 10 12, यानी इसका मतलब इसने कितने बॉन्ड बना लिए? 6 बना सकता है, बिकॉज इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो जब आप H2SO4 की स्ट्रक्चर लिखोगे बिना किसी लुईस वगैरह के नाम लिखे, तो आपके पास में ये स्ट्रक्चर आई। चेक कर लीजिए, हाउ मेनी बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द सल्फर, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सल्फर इन दिस कंपाउंड? बोले साहब 6 हो सकती है, लेकिन किसके साथ? उस d ऑर्बिटल के साथ। देखो कंडीशन चेक कीजिए, बन गया था एक कंपाउंड। आज आपको कितने कंपाउंडों की स्ट्रक्चर लिखनी है? 20, एक कंपाउंड हुआ। और देखना अब आप देखते जाइए यहाँ पे। दूसरा, ये थी H2SO4 की स्ट्रक्चर, तो लिमिट नहीं है, थर्ड और हायर पीरियड का एलिमेंट है, तो आप ऑक्टेट एक्सपेंड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा बोले H2SO3, देखो इधर H2SO3 की बनाओ। बोलो सेंटर में किसको लिखेंगे? सल्फर को। हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन को इसके सराउंडिंग में, और इसके साथ हाइड्रोजन लिख देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना दो। ठीक है, हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाइए, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाओ, बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचे ठीक है लिख दो। ये H2SO3 आप बता सकते हो कितने H+ आयन देगा? 2, एंड हेंस इट इज नोन एज डाइप्रोटिक एसिड। ये वाले जिनमें पोलैरिटी आ जाएगी ना, ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, तो ये आएगा हाइड्रोजन H+ आयन। इसी तरह से ऐसा, तो इट इज ए डाइप्रोटिक एसिड। जो H+ आयन फर्निश करता है सॉल्यूशन में, क्या कहते हैं? डाइप्रोटिक। इसकी जब आप वाटर से बात कराओगे ना, तो ये 2H मैक्सिमम 2H+ आयन डोनेट कर सकता है सल्फाइड आयन, इसलिए डाइप्रोटिक एसिड। दूसरा कंपाउंड। तीसरा देखते जाओ आप स्ट्रक्चर और खुद समझेंगे। जैसे अभी मैंने आपको H2SO4 की बताई थी, 2 हो गई, ध्यान रखना दोस्तों। तीसरी की स्ट्रक्चर बता रहा हूं, H2S2O3। पहले तो नाम समझो, इसका नाम बताया था सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम था? सल्फ्यूरिक। अब आपने क्या किया, एक बार देखना ऊपर से, एक ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट किया सल्फर से। ध्यान रखना, when oxygen atom is replaced by sulfur, then we use prefix thio. Therefore the name of this compound is known as thiosulfuric acid. क्या बोलोगे? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो आप इनको ध्यान रखा करो। कब लिखते हैं थायो? मुझे एक बार दोबारा बता दो। जब एक ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट सल्फर से कर देते हैं तो थायो यूज करते हैं। एक है तो थायो, 2 होती तो डाई थायो, 3 है तो ट्राई थायो, ऐसे बोला जाता है। तो देखो अब इसकी स्ट्रक्चर वापस। सबसे पहली लाइन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को डालो बीच में, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थी, तो અહીં आपके पास में एक सल्फर, इसको भी रखो। हाइड्रोजन को कहां लिखेंगे? अब आप मुझे बताओ क्या कोशिश करनी है? मोनोवैलेंट एटम है, इसलिए एंड पे ही रहेगा, लेकिन कोशिश ये करना कि स्मॉलर साइज के एटम के साथ ओवरलैप करे। तो सल्फर के संग नहीं, सल्फर तो थर्ड पीरियड में आता है, साइज लार्जर ऑक्सीजन के संग रखो, ऑक्सीजन के संग किसी के संग रख दो, जैसे क्या रख दिया, आपकी चॉइस है। ये लो था, देखो देखिए पूछो, ऑक्टेट एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट बन गया था आपके पास में। H2S2O3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड कैसे भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी आप समझोगे, चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं या इस तरह से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है। अभी आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, जब आप बोलोगे साहब सभी आइडेंटिकल टाइप के, कोई फर्क नहीं, ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो, समझ गए? इस तरह से। थर्ड और बताता हूं, देखो इधर सल्फर के देखते जाओ आप, बहुत से स्ट्रक्चर। ठीक है, फोर्थ कंपाउंड दिखाता हूं आपको सल्फर का ही, H2SO5 नाम है इसके। एक कॉमन नेम तो है इसका बेटा, कैरो एसिड। कॉमनली क्या कहते हैं? कैरो एसिड। एक इसकी स्ट्रक्चर लिखोगे, उसके बेस पे नेम बताओ मुझे। सबसे पहले किसको लिखोगे बीच में? बोले सल्फर को। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाओ,
इसके चार और चार लगा सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ एक इधर लिख दिया, सपोज एक यहाँ लिख दिया, आप बच गए एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन यदि आपके पास में बचेगी ना तो फिर वहां पर पेरोक्साइड लिंकेज बनेगा। अब देखो इसको यदि मैं यहाँ लिखता हूं तो इस बॉन्ड का कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए आप क्या करो, एक हाइड्रोजन के साथ लिखो इस ऑक्सीजन को ऐसे, जिसमें एक पेरोक्साइड बॉन्ड आएगा। अब मैं आपको एक चीज और समझा दूं, देखो बन गया, आप समझो, अरे कुछ नहीं, देखिए स्ट्रक्चर लिखना, देखो ध्यान रखना, देखो मैं इसकी आपको एक जनरल सी चीज समझा दूं। देखो बेटा, देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आप मुझे बताना, ये लो कितनी ऑप्शन है, बोले साहब इतनी है, ये लो 1 2 3 4 5 है, 5 लिख देता हूं, 1 2 3 4 5, ये लो ऐसे लिख दिया। बोले साहब हमको सबका ऑक्टेट कंप्लीट रखना है, मुझे बता दो चलो किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आप देखो, अरे यही तो चीजें समझने की दोस्तों, इनको समझ गए ना जिस दिन, उस दिन आपको केमिस्ट्री समझ बैठ जाएगी हमारी। देखना मैं पूछता हूं, चलो, अरे बहुत से लोग करते रहते हैं, बोले साहब ये क्यों नहीं, देखना क्या दिक्कत है, ऑक्टेट कंप्लीट है सल्फर का, ऑक्सीजन का, सबका, मुझे बताओ ये क्यों नहीं, ये क्यों लिख रखी है आपने ऊपर वाली। तो देखो दोस्तों, मैं H2O4 की भी लिख सकता था, अभी थोड़ी देर पहले लिखी ना H2O4 में, तो ऐसे कहता नहीं था हमको तो ये इसमें बहुत अच्छी लग रही है, ये क्या अच्छा लग रहा है, देखो साहब, बोलो ये लो, बोले साहब आप ऐसे लिखते हैं तो हमको बहुत बढ़िया लगता है। क्यों लगता बहुत बढ़िया, बोले साहब ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग था ये स्ट्रक्चर, यदि किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन और सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में, सबका ऑक्टेट कंप्लीट। बोले साहब आपने ये क्यों नहीं लिखी, और आपने तो हमको ऐसी बताई है, ये तो बताई थी ना, आपके पास है कोई आंसर इसका? आंसर और एक्सप्लेनेशन आप समझ जाओगे तो आपको केमिस्ट्री समझ आएगी। बहुत से आपको मैं बता दूं दोस्तों, मेरे को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, दुनिया भर के यूट्यूब पर लोग केमिस्ट्री की वीडियो बना बना के डाल रहे हैं रोज, चाहे किसी को कुछ एक्सपीरियंस हो या नहीं हो, बस 4-5 किताब खोली, पढ़ाया, डाल दिया, और आपको आधे घंटा तो इस बात में खराब कर देते हैं आपका कि साहब लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अरे क्यों करें लाइक जब समझ ही नहीं बैठती तो, ऐसे तो कोई भी पढ़ा देगा, दे दो इसका आंसर तो ही लाइक करना, पूछना उनसे कि क्या दिक्कत है। तो बेटा ऐसे ही किसी के सब्सक्राइब नहीं करते हैं, केवल उसी को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं जो आपको एक ऑथेंटिक टीचर लगे, जो एक्सप्लेनेशन दे सके हर चीज का आपके पास, समझ गए? अब देखिए, अब आप, चलो मैं इस बात को ज्यादा नहीं बोलूंगा, ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में, ये जो होते हैं ना लॉन पेयर कहते हैं इनको, इनके बीच में रिपल्सन जब ज्यादा हो जाता है ना तो एनर्जी ज्यादा, और जिसकी एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम, दिमाग में बैठा लो आज ही हमेशा के लिए, species which has higher energy has less stability, and for higher energy maximum repulsion, much repulsion takes place between electron pairs, और सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में होता है? लॉन पेयर जो फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, क्योंकि आप ध्यान रखना शेयरिंग में जो पार्टिसिपेट नहीं करता वो एक ही न्यूक्लियस से बॉन्डेड होता है, और जो शेयरिंग कर लेता है, ये जैसे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूक्लियस से अट्रैक्ट है? 2 से, एक इससे और एक इससे, और मैं पूछूं ये बोले 1 से, तो जब अट्रैक्शन बढ़ जाता है ना बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, स्टेबिलिटी इंक्रीज, अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज्ड, लेस एनर्जी मोर स्टेबल। अब देखो, अब आप देखना, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट, सल्फर थर्ड का, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट, छोटे साइज, सेकंड क्यों बोल रहा हूं, स्मॉलर साइज, एलपी रिपल्सन मच ग्रेटर, हाई एनर्जी डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। गलत, ये आंसर मेरे पास, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। देखना यहां पर बताओ, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 में कोई एलपी है क्या? बोले नहीं, कहीं भी एडजेसेंट एटम बिल्कुल पास वाले में एलपी रिपल्सन नहीं है, इट मींस लेस रिपल्सन की स्पीशीज है, और जिसमें लेस रिपल्सन मोर स्टेबल, लेस एनर्जी मींस मोर स्टेबिलिटी, तो ऐसे आंसर दिए जाते हैं। तो अब देखो, आप समझना, एक तो H2O4 की बात करो, एक कैरो एसिड की, तो कैरो एसिड में मुझे जबरदस्ती एक पेरोक्साइड लिंक बनाना पड़ा, लेकिन मैं आपको पूछूं, बताना स्टेबिलिटी, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड की, एक कैरो एसिड की, आप बोलेंगे लेस स्टेबल, क्यों? बिकॉज़ ऑक्सीजन रिपल्सन टेक्स प्लेस, हालांकि और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं थी, इसलिए मैंने बनाया। तो आप देखना, ये जो कैरो एसिड, ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग का मतलब समझ गए, सबसे पहले इस ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड में। किसी को मिली ऑक्सीजन, उसका ऑक्सीडेशन, ये लो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, तो एक नाम तो इसका लिखा था मैंने कैरो एसिड, एक नाम जिसको कहते हैं पेरोक्सी बॉन्ड, पेरोक्साइड बॉन्ड H2O2 का, इसलिए एक इसका नाम और है पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है? पेरोक्सो, इस ऑक्सीजन लिंकेज के लिए बोला है, पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड।
एक ही सल्फ्यूरिक एसिड H2 तो 4 उसमें पेरोक्साइड लिख दिया, ये भी देते हैं, ठीक है। आगे देखना 20 क्वेश्चन कराऊंगा, 20 पूरे गिन के, 4 क्वेश्चन। पांचवा देखो क्वेश्चन 5, H2S2O8 नाम, एक तो इसका मार्शल एसिड, एक और बताऊंगा अभी आपको, एक इसका नाम है मार्शल एसिड और एक इसकी स्ट्रक्चर लिखूंगा तब बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, फिर वही लाइन देखना, क्या कह रहा था कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को डालो बीच में, दो सल्फर है दोनों को लगाओ बीच में, इसके चारों ओर लिखो साहब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रखो बीच में, लिखो चारों ओर, बस एक ही लाइन चलती है, थोड़ी प्रैक्टिस का खेल है। हाइड्रोजन को कहां रखेंगे, साइड में, बन गया। और मुझे बताना देख किसको नहीं समझ बैठा, प्रैक्टिस करते जाना, सब काम हो जाएगा। इससे और मोर स्टेबल स्ट्रक्चर आप नहीं लिख सकते, हालांकि इसमें भी एक पेरोक्साइड लिंकेज है, लेकिन इससे ज्यादा स्टेबल और स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम से कम हो। ये भी तो एक तो आपको ये कॉमन नेम इसका समझा दिया मार्शल एसिड, एक इसमें भी तो पेरोक्साइड है क्यों भाई, और दो सल्फ्यूरिक एसिड है, एक इधर से H2 तो 4 एक इधर से, तो एक नाम और है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इस तरह से नाम क्या पढ़ोगे ना। और बताता हूं, देखो आज आपको मैं 20 कंपाउंडों के स्ट्रक्चर समझाऊंगा, आप देखते जाना, ठीक है। कंपाउंड नेक्स्ट देखो, एक बिल्कुल सिंपल बोले साहब SO3, अब आप समझ गए होंगे, डालो बीच में, लिख दो। और सल्फर कितने बॉन्ड बना सकती है, 6 बना दो ना, ये लो हो गया था, क्या दिक्कत है। और देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहाँ पर कोई लुईस से तो मतलब है नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट ही करना है। बोले SOCl2 बना के दिखाओ, क्या नाम है SOCl2 का, याद भी रखा करो, थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 इज कॉमनली नोन एज थायोनिल क्लोराइड। किसको लिखोगे बीच में, सल्फर को, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगाओ साइड में, ये लो सर, बताओ क्या दिक्कत आई, बन गया सल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसका नाम था थायोनिल क्लोराइड। और बताता हूं आपको, देखो एक बात समझना, H2SO4 था, जब किसी एसिड के 2 मॉलिक्यूल से, कॉमन नेम सुनो, एसिड के 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर बाहर निकलने के बाद भी कोई एसिड ही बनता हो, बाद भी कोई एसिड ही बनता हो, तो प्रीफिक्स काम लिया जाता है पाइरो, पाइरो और डाई, इसलिए इस कंपाउंड को बोलेंगे पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड और डाइसल्फ्यूरिक एसिड। दोबारा समझाओ मुझे, बोलो कब कहते हैं पाइरो, व्हेन एसिड इज फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम 2 molecules of acid, then we use pyro as a prefix, and as H2H2O7 is known as pyrosulfuric acid। स्ट्रक्चर लगाओ इस सल्फ्यूरिक एसिड के जैसी, सल्फर को रखो बीच में और लगाओ ऑक्सीजन, लगाते हैं, सल्फर को रखना है दोस्तों बीच में, लगाते हैं ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को आपको बता दिया, कोशिश करना स्मॉलर साइज के एटम के साथ ओवरलैप कराया जाए, ऑक्सीजन मिल जाए तो सबसे ही बेस्ट है। ये लो साहब चेक कर लो क्या दिक्कत है, कंप्लीट, कम से कम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन चेक कर लीजिए। इसका एक नाम और है, क्या कहते हैं दोस्तों इसको, इट इज आल्सो नोन एज ओलियम, ओलियम। और समझना एक और देखो, आप ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर नोट करते जाना, कुछ नहीं है, बस एक ही सीक्वेंस चलाऊंगा, सब सारी स्ट्रक्चर आज ही समझा दूंगा। H2SO3 क्या नाम था इसका, सल्फ्यूरस एसिड, क्या नाम है इसका, बोलो एक बार, सल्फ्यूरस। लेस इलेक्ट्रो होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके लिए लगाया जाता है प्रीफिक्स अस, जैसे इसमें +4 है सल्फर की, और इससे पहले सल्फ्यूरिक उसमें +5 थी, क्या +6, क्या लगाया जाएगा, इक, जैसे फेरस। तो ये था सल्फ्यूरस एसिड, 2 मॉलिक्यूल लो, वाटर बाहर निकालो और क्या बन जाएगा, बोलो H2S2O5। नाम बताओ, बोले साहब या तो आप बोलेंगे पाइरोसल्फ्यूरस एसिड, पाइरोसल्फ्यूरस, पाइरोसल्फ्यूरस एसिड बोल देना, या पाइरो की जगह और क्या ले सकते हो आप काम में, डाइसल्फ्यूरस एसिड भी बोल सकते हो। बोले स्ट्रक्चर बनाओ, 2 बना के दिखाता हूं, देखा ना दोस्तों। बीच में रखेंगे आप किसको, सल्फर को रखते हैं, बीच में रखेंगे सल्फर को, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑप्शन लगाएंगे ऐसे। ये 2 स्ट्रक्चर हैं, आप थोड़ा सा एक बार देखना इसको। और आप जहां तक मैं समझता हूं ना, जिन्होंने बहुत ध्यान से सुना है ये लेक्चर अब तक, आपको समझ बैठ जाएगी। चेक करो, एक तो H2H2O5, एक तो ये लिखा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है अभी सल्फर का आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक और लिख रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि साहब इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि मैं ऑक्टेट एक्सपर्ट तो कर ही सकता हूं। देखो एक मैंने स्ट्रक्चर ये लिखी, एक ये लिखी, देखो चेक कर लो, और सल्फर का एक्सपेंशन कर सकते हो। आप बताओगे विच वन इज मोर स्टेबल, सेकंड वन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट लाइन। फिर मेरे पास में वही कोशिश करना दोस्तों, क्या कोशिश करना
कि एडजेसेंट एटम पर एलपी लोन पेयर रिपल्सन ना हो, क्योंकि एलपी रिपल्सन बहुत हाई स्ट्रांग होता है, एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, इसलिए ये जो आपके पास में पायरोसल्फ्यूरस एसिड है इसमें नहीं मिलता, इसमें मिलता है। स्ट्रक्चर चेक कर लीजिए, क्योंकि इस सल्फर के पास लोन पेयर खत्म, चेक करो तो कोशिश करो एलपी रिपल्सन कम। कितने एच देगा वैसे ये 2 डाइप्रोटिक, एक यहां से आएगा एक यहां से आएगा, ठीक है। और दिखाता हूं आपको, आज तो मैं आपको बहुत कंपाउंडों की स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, देखते जाओ। तो ये कुछ सल्फर के थे, आपको समझाता हूं। अब इसी तरह से फास्फोरस के समझाता हूं आपको, देखो इधर बहुत इंपॉर्टेंट, H3PO3 नाम है इसका, फास्फोरस एसिड कहते हैं कॉमनली, फास्फोरस एसिड। अच्छा, जो पेरेंट होते हैं ना किसी सीरीज के, उनमें कॉमनली ऑर्थो भी लगा देते हैं, तो आप चाहो तो इसको ऑर्थो फास्फोरस एसिड कह सकते हो। अभी तक की बात बताओ, क्या खास बात थी कि बीच में लिखेंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉलीवेलेंट एटम को और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिखेंगे इसमें। आपने बताया था कि साहब कोशिश ये करना कि हाइड्रोजन स्मॉलर एटम से ओवरलैप करे तो करा दो। ये लो, रुक जाओ अपन, ये लो साहब, ये बनी, ठीक है। अब सुनो दोस्तों, यहाँ पर एक खास लाइन है, ये जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट होते हैं ना जिन पर लोन पेयर बच जाता है, लुईस डेफिनेशन में जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है उसको लुईस बेस कहते हैं। तो ये क्या है, लोन पेयर की वजह से बेसिक नेचर शो करते हैं, इनका लोन पेयर इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये है पोलर बॉन्ड, इधर देख रहा हूं आप, एक स्ट्रक्चर और लिखूंगा, इट इज ए पोलर बॉन्ड, इस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, ये फास्फोरस अपना इलेक्ट्रॉन देगा। मैंने इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया, थोड़ा सा देखेंगे ना तो आपको समझ बैठ जाएगा। देखो भाई ध्यान से, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया इस H को, इस पे आ गया पॉजिटिव, उसके साथ में आ गया नेगेटिव, दोनों में बॉन्ड बना दिया। यहाँ पे नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन दिया था पॉजिटिव, दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड। तो एक तो देखो, अब आप समझो, ये H3PO3 की 2 स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर फर्स्ट और एक सेकंड। ध्यान से सोच के मुझे बताइए विच वन इज मोर स्टेबल एंड व्हाई? यस, स्ट्रक्चर सेकंड इज आल्सो मोर स्टेबल बिकॉज नो एलपी रिपल्सन। आपको एक लाइन समझा रहा हूं, आप समझेंगे इसको तभी बात चलेगी। इसमें तो फास्फोरस पे लोन पेयर ही नहीं है, 5 इलेक्ट्रॉन थे ये। तो H3PO3 की स्ट्रक्चर है, ये देखना, ये स्ट्रक्चर। मैं पूछूं बताओ कितने H+ आयन देगा सॉल्यूशन में? 2, 3 नहीं, क्योंकि H+ आयन कौन सा आयन है? पोलर बॉन्ड के, ये नहीं, ये तो नॉन पोलर बॉन्ड है। फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल एंड एज नियरली नॉन पोलर, और H+ कहां से आता है? जहां पे पोलैरिटी होती है। तो ध्यान रखना, देखो कितनी बातें आप समझा सकते हो। H3PO3 इज ए डाइप्रोटिक एसिड, इट इज ए डाइप्रोटिक एसिड बिकॉज इट फर्निश 2 H+ आयन इन देयर सॉल्यूशन। चेक कर लो स्ट्रक्चर, ये नहीं वो। क्या कहते हैं इसको? इस एक फिनोमेना नाम है बेटा इसका, कि जब हाइड्रोजन एक पॉलीवेलेंट एटम से माइग्रेट होकर दूसरे पे आ जाता है, देन इट इज नोन एज टॉटोमराइजेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो आइसोमेरिज्म, वहां आती है टॉटोमराइजेशन। किसे कहते हैं? व्हेन हाइड्रोजन माइग्रेट फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू अनदर, देन दिस फिनोमेना इज नोन एज टॉटोमराइजेशन एंड हेंस इन orthophosphorus acid tautomerization takes place, therefore its actual structure is second not first। और बताता हूं, ध्यान से देखो, एक और लाइन समझो, देखो समझिए आप इन सब बातों को। एक लिखा, एक प्रीफिक्स और बताता हूं, इसमें से एक ऑक्सीजन कम करो, एक ऑक्सीजन कम करेंगे तो H3PO2 बनेगा। आप ध्यान रखना, व्हेन किसी कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड के कंपेयर में एक जब ऑक्सीजन कम हो तो व्हेन वी यूज हाइपो एज ए प्रीफिक्स, क्या काम में लेते हैं? हाइपो। तो इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब एक बार दोबारा बताओ, कब काम में लेते हो हाइपो? व्हेन एसिड व्हिच कंटेन वन लेस ऑक्सीजन देन कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड, देन वी यूज हाइपो एज ए प्रीफिक्स। तो बनाओ साहब स्ट्रक्चर, देखो आप समझना, बनाइए साहब स्ट्रक्चर इसकी। तो क्या बताया था? लगो फास्फोरस को बीच में और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रखिए आप, 2 यहां आपके पास में रख दो और 3 हाइड्रोजन है, तो 3 में बताई थी इसके पास तो कोशिश करना रखें। और ये लो साहब बोले ऐसी बनी, देखो 3 तो हाइड्रोजन दिखाई दे रही है, उधर देखिए 2 ऑक्सीजन है, फास्फोरस करो फिट। यहाँ पे सेकंड पीरियड में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं, रख दो साहब ये लो। और देखो अब ये बना, फिर वही कंडीशन आ गई। क्या कंडीशन आ गई कि साहब ये तो पोलर बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रखता है, इसका आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, और इस स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया आपको समझाने के लिए। इस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर दिया दोस्तों ऐसे। अब आपसे मैं फिर पूछता हूं कि बताओ स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड में विच वन इज मोर स्टेबल एंड व्हाई? तो आंसर फिर आपके पास सेकंड स्ट्रक्चर, फिर सेकंड मोर स्टेबल।
रीजन फिर देख लो, नो एलपी रिपल्सन एडजेसेंट एटम में इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, लोन पेयर पर्टिकुलरली मोर स्टेबल। तो H3PO2 की एक्चुअल स्ट्रक्चर और बोलो कितने H प्लस आयन देगा, ओनली 1। तो इसको देख के मत बोला करो, स्ट्रक्चर चेक किया करो। एंड इट इज ए मोनोप्रोटिक एसिड। क्या है ये? मोनोप्रोटिक। एक H प्लस आयन देगा, ये नहीं। कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं आप देखते जाओ है। अब तीनों एक जैसे ही थे, देखो इधर ये भी, इसकी भी बात की, इसकी भी, तीनों में, इन दोनों में H कितने थे? 3। ये कितना था? डाइप्रोटिक। ये कितना आया? मोनोप्रोटिक। एक्चुअल स्ट्रक्चर देखो, H प्लस आयन कौन देगा? और समझाता हूं एक और देखिए, एक स्ट्रक्चर इसी की, इसकी स्ट्रक्चर और देखो, एक H3PO4 नाम है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक, क्या नाम है दोस्तों? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। इसको रखोगे बीच में, फास्फोरस को लगा दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चारों ओर, और हाइड्रोजन को कोशिश करना है H के साथ। ये लो, अब वो फिनोमिना हो गया खत्म, टॉटोमराइजेशन वाला, ये स्ट्रक्चर बनी। कितने H देगा? 3। एंड हेंस इट इज ए ट्राइप्रोटिक एसिड। इट इज ए ट्राइप्रोटिक एसिड है। हुई ना प्रोसेस? आप तो बनाते जाओ, आपको बहुत सी बात समझ बैठ जाएंगी। इट इज ए ट्राइप्रोटिक एसिड। और लाइन देखो, चेक कर लो, पोलर बॉन्ड, OH वाला पोलर बॉन्ड H प्लस आयन देगा। नो टॉटोमराइजेशन टेक्स प्लेस। लोन पेयर नहीं है, क्यों करें हम टॉटोमराइजेशन? फिर देखो, इसके दो मॉलिक्यूल लो, एक वाटर बाहर निकालो, दो मॉलिक्यूल लो, एक वाटर बाहर निकालो। बोलो कितने बचे? H4P2O7। बोलिए प्रीफिक्स क्या काम में लोगे? मे बी पायरो और डाई। तो क्या बोलोगे? पायरो फॉस्फोरिक एसिड और डाई फॉस्फोरिक एसिड। बोले साहब स्ट्रक्चर बनाओ, रखो बीच में फॉस्फोरस को, लगाओ चारों ओर ऑक्सीजन, रखिए, दो फॉस्फोरस हैं, रख दो, ठीक है। और हाइड्रोजन को इसके साथ कोशिश करें। हाइड्रोजन तो आपको पता है वैसे भी टर्मिनल पे जोड़नी है, आपको बीच में जोड़ नहीं सकते। ये लो साहब, चेक कर लो, कितने? H4 इसके साथ भी लगाओ, इसके साथ भी लगाओ, ये लो H4P2O7 काउंट कीजिए, कितने H देगा? 4। टेट्राप्रोटिक एसिड। देखना कौन से जाते हैं, ये वाले जिनमें पोलर बॉन्ड। एंड इट इज ए टेट्राप्रोटिक एसिड। क्या बोला? टेट्राप्रोटिक एसिड। ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। और दिखाता हूं कुछ आपको, बहुत से कंपाउंड है अपने पास जिनके आप स्ट्रक्चर बनाना सीखें। ठीक है, काफी कंपाउंड। एक और देखो, बिल्कुल सिंपल सा है। बोले साहब जैसे नाइट्रिक एसिड की बना के बताओ, तो साहब नाइट्रोजन को रखो बीच में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रखो और हाइड्रोजन रखो, करो ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। देखो इधर, ठीक है। अब इधर देखो, आप यहीं पे देखिए, आपको मैंने एक लाइन बताई थी कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा नहीं रख सकते। इसमें सभी एलिमेंट ऑक्टेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, हाइड्रोजन का डुप्लेट कर दिया। अब देखिए, इसने बना लिए 3 बॉन्ड, इसके पास में बचा हुआ एक लोन पेयर। अब इस ऑक्सीजन, इसका तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अब क्या करेगी ये नाइट्रोजन? अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी इसको, इस पे नेगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। फिर शेयरिंग कराना। एंड हेंस इसका पर्टिकुलर इस बॉन्ड को क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। HNO3 मोनोप्रोटिक एसिड। क्या है इसके अंदर? एक डेटिव बॉन्ड। चेक कर लो, ये है आपके पास डेटिव बॉन्ड। तो इस तरह के बहुत से आप स्ट्रक्चर लिख सकते हो। और बताता हूं, देखो बहुत से, इससे थोड़ा सा एक्सपेंशन करके बताऊं। इसी तरह से रिएक्शन बोले था कि बताओ SF6, कुछ नहीं करना, 6 इलेक्ट्रॉन तक है आपके पास में, बना दो। सल्फर 6 बॉन्ड बना सकते, बना ली थी एक करके, समझ गए? बस कंडीशन ध्यान रखनी थी आपको। इससे पहली वाली क्लास में भी समझाया था कि SF6 बन जाता है। कोई पूछे ये भी मिलता है क्या? नहीं, वो आपको एक्सप्लेन कर दिया हमने। ठीक है, तो आज मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है उसकी डेफिनेशन दी, इक्वल शेयरिंग से बनाया, और कुछ कोवेलेंट कंपाउंडों की स्ट्रक्चर राइटिंग बताई। अब आपके पास में जो भी बुक है ना अवेलेबल, उसमें जितने भी आपको कंपाउंड दे रखे उनकी प्रैक्टिस किया करो स्ट्रक्चर लिखने की। यदि आप 20-25 कंपाउंडों की स्ट्रक्चर खुद बना सकते हो ना, तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं कि जिसमें स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। आपको बता दूं, एक आध क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं नीट में, जेई में, कि हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड, ये लो साहब इन P2O5 है। तो ऐसी स्ट्रक्चर आप बनाना सीखो। आपके पास जो भी बुक है अवेलेबल, उससे बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगली क्लास में ध्यान से सुन लो, अगली क्लास में ये जो मैंने बॉन्ड बनाए ना, बोले ये साहब ये सिंगल बॉन्ड है, कई बार डबल बॉन्ड बना दिया, ट्रिपल बॉन्ड ही बना दिया। जैसे देखो, बोले साहब हाइड्रोजन साइनाइड की स्ट्रक्चर लिख के बताओ, तो हाइड्रोजन साइनाइड तो लीनियर स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कार्बन रखो बीच में,
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉलीवेलेंट कार्बन रखो भी तुम बोले बन गई। देखो तो आपने ट्रिपल बॉन्ड ही बना दिया, ऑपरेट कंप्लीट है, चेक कर लो। तो हम सिंगल बॉन्ड ही बना देते हैं, कई बार डबल ही बना देते हैं, कई बार ट्रिपल भी। बोले साहब अब ये बॉन्ड क्या सब एक जैसे होते हैं, क्या क्या इनके नाम हैं? तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका फॉर्मेशन दिखाऊंगा, बॉन्ड बनता कैसा है एक्चुअल में, एंड विच टाइप बॉन्ड। कि साहब कभी आप इसको सिग्मा बॉन्ड बोल देते हो, कभी पाई बोल देते हो, कभी डेल्टा भी बोलूंगा, डेल्टा बॉन्ड ही बोलते हो। कि साहब कैसे तो ये बनते हैं, क्या प्रोसीजर है जिससे आप ये बॉन्ड बना देते हो, और कब आप सिग्मा बोलोगे, कब पाई बोलोगे, कब डेल्टा बोलोगे, इनकी स्टेबिलिटी क्या है, विच वन इज मोर स्टेबल। ओके, तो आप नेक्स्ट क्लास हमारी ज्वाइन करना और इनको पढ़ते जाना। और मेरा तो एक ही लाइन है कि यदि आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है या जो भी आप पढ़ रहे हो तो ऑथेंटिक टीचर की करो, ऐसे नहीं हर किसी को। अभी थोड़ी देर पहले बोला, हर कोई भी देखा यूट्यूब में वो फटाफट ये करते हैं वो करते हैं, बोले साहब सब्सक्राइब करो, आधे घंटा खराब कर देते हैं, ऐसे नहीं। ऑथेंटिक टीचर की क्लास सब्सक्राइब कीजिए, उसको रीड कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे सही नॉलेज आपके पास और आपके फ्रेंड्स के पास जाए। थैंक यू।